आज की इस वीडियो में हम फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस का वीक 5 का रिवीजन करेंगे। वीक 5 में हमारे कुछ टॉपिक्स है जो ब्रेन के बारे में है और बाइसेस कैसे इंसान के डिसीजन को क्लाउड कर देते हैं। तो चलो, पहला टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल एडवांटेजेस। नेचर ने हमें कुछ बायोलॉजिकल एडवांटेजेस दिए हैं, जैसे विजन। हमारा विजन एक सिंपल बाइनोक्यूलर विजन है जो चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करने में मदद करता है। तो विजन से क्या होता है, इवोल्यूशनरी हम फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट कर पाते हैं। स्ट्रेटजीज, इनोवेशन और इंजीनियरिंग आज की मॉडर्न एक्सप्रेशन है इसी विजन के। नेक्स्ट हम सोशल ग्रुप्स में रहते हैं जिसमें हम शेयर करते हैं अपने नॉलेजेस को, जो हमें आज ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज और हमारी पूरी सिविलाइजेशन में भी देखने को मिल जाता है। हमारे मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों से सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इसलिए एजुकेशन, मेंटरशिप और लीडरशिप है। ये कंबाइन इफेक्ट है जो लर्निंग कराती है पूरे जनरेशन के लिए और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर को एग्जिबिट करती है। इसके कुछ एक्सप्रेशन एप्लीकेशन दी जाते हैं मैनेजमेंट मास्टरी में, जिसे विजन का मतलब है ऑब्जर्व डीपली, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और मार्केट एनालिसिस, मतलब फोरसाइट का मतलब होता है आगे के फ्यूचर को एंटिसिपेट कर लेना। तो मार्केट एनालिसिस करना, ये सब हमारे विजन में आएगा। देन कम्युनिटी से लर्न करना, ये सोशल इंटेलिजेंस है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज और टीम और नेटवर्क से सारी नॉलेज को गेन करके कम्युनिटी से खुद को लर्न करवाते हैं। नेक्स्ट मिरर न्यूरॉन लर्निंग, जिसमें हम लोगों को देख करके कॉर्पोरेट में कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे मेंटरशिप काम कर रहे हैं, उन चीज़ों से देख करके समझ पाते हैं और एक्सीलेंस को बढ़ा पाते हैं, इसलिए ये है इम्यूलेट एक्सीलेंस। नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंट इमिटेशन, जिसमें हम अपने बेंचमार्क्स को भी परे जा करके कुछ ओरिजिनल बनाते हैं, कुछ इनोवेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मीनिंग। मीनिंग एक चीज है जो हमारा माइंड बनाता है। ओके, मीनिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप इस पढ़ाई को क्यों कर रहे हैं, ये जो क्यों का आंसर होता है यही मीनिंग होती। तो माइंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग। जैसे आपको मैनेजमेंट पढ़ना है क्योंकि आप मैनेजमेंट में अपना करियर देखते हैं, तो ये मीनिंग हुई। कंप्रीहेंशन क्या होता है? कंप्रीहेंशन एक कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब वो चीज जो हमारे ब्रेन के अंदर होती है। ओके, कॉग्निटिव प्रोसेस है कंप्रीहेंशन। ये क्या करता है, ह्यूमन जब अपने इंफॉर्मेशन को किसी मीनिंग में ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब लेट्स से कि आपके पास ये सारे टॉपिक्स वगैरह हैं, या फिर लेट्स से कि आपने देखा जो कंपनी है वो 15% से डाउन जा रही है, तो आप क्या देखोगे? लॉस। तो ये जो लॉस बोला, ये आपने कंप्रीहेंशन करा। ये कंप्रीहेंशन हम करते हैं बाय इंटरप्रेटिंग नॉलेज, ऑर्गेनाइजिंग आवर इंफॉर्मेशन, कनेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज में है। इसका एग्जांपल है जैसे क्वेश्चन आफ्टर सीइंग द डेटा, या राइट। ये ऐसा होता है, सबसे पहले हमारे पास डेटा आता है, फिर उसका इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर हम उससे मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रीहेंशन का कॉग्निटिव साइंस क्या होती है। सबसे पहले परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है जब हमें पहला स्टिमुलस रिसीव हो जाए, राइट। जैसे रीडिंग अ रिपोर्ट, और अगर ऐसे देखें तो हियरिंग समथिंग या फिर टचिंग समथिंग। ओके, पर मैनेजमेंटली तो सीइंग अ ग्राफ, हियरिंग अ प्रेजेंटेशन, ऑब्जर्विंग कस्टमर बिहेवियर, ये सब परसेप्शन में आएंगे। नेक्स्ट अटेंशन। अटेंशन में जब माइंड क्या करता है, सिलेक्टिवली फोकस करता है किसी सर्टेन इंफॉर्मेशन पे, तो उसे हम अटेंशन कहते हैं। लाइक किसी भी एक जगह पे अटेंटिव रहना। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका अटेंशन यहाँ पर है। पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है जब ब्रेन एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही पैटर्न्स को निकालता है, राइट। ये सर्वाइवल के लिए बना था, जिससे कि फास्ट डिसीजन लेने में मदद हो सके। इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट को देखता है, उसके चार्ट से अपने आप को समझता है कि ये ऐसा चार्ट जा रहा है या वैसा चार्ट जा रहा है, तो वो उसके ट्रैजेक्टरी को
अज्यूम करता है या फिर फोरकास्ट करता है। फोरकास्ट मतलब सोचता है कि वो ऐसा ही जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्कीमा एक्टिवेशन। स्कीमा एक्टिवेशन क्या है? स्कीमा एक मेंटल मॉडल होता है। स्कीमा क्या होता है? मेंटल मॉडल होता है। जैसे मेंटल मॉडल है कि ये स्टडी का वीडियो है, तो ये मेंटल मॉडल है आपके दिमाग में, राइट? ये मेंटल मॉडल होता है, ये नॉलेज स्ट्रक्चर होता है जो हमारी मेमोरी में बहुत पहले से स्टोर होता है। ये न्यू आंसर आने पे हमारा ये स्कीमा एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, वो न्यू इन्फॉर्मेशन इसके लिए रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे जब हम सुनते हैं टेस्ला इज रिड्यूसिंग ईवी प्राइसेस, तो फाइनेंशियल मैनेजर का मेंटल मॉडल ऐसा होगा कि वो सोचेगा मार्जिन प्रेशर, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में सोचेगा। मार्केटिंग मैनेजर सोचेगा मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब कि दिस इज वेरी लो कॉस्ट, प्लीज बाय इट, लाइक मार्केटिंग करेगा, राइट? ब्रांड पोजिशनिंग के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर दोनों लोगों ने अलग अलग मीनिंग बनाई ना यहाँ से, इस स्कीमा से। तो वही है, ये स्कीमा मीनिंग बनाता है डिफरेंटली। नेक्स्ट है हमारा इन्फेरेंस। इन्फेरेंस में क्या होता है? जब ह्यूमंस एक इंफॉर्मेशन को बार बार इन्फर करता है, राइट, कि डेट इज नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड, कि वो चीज तो बताई ही नहीं। जैसे एक एनुअल रिपोर्ट है, उसमें कंपनी क्या कर रही है, हाँ, उसमें ये बताती है कि कंपनी है वो एक्टिवली रिव्यू कर रही है कि कैसे वो स्ट्रेटजीज को डिफरेंटली कर सकती है, राइट? और इन्वेस्टर को इसमें दिखेगा डिवेस्चर या एक्विजिशन या रीस्ट्रक्चरिंग। तो बहुत ही अलग अलग चीजें दिखेंगी जो कि मेंशन ही नहीं है, बस वो स्ट्रेटजीज को चेंज कर रहे हैं और ये एक्विजिशन और रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचने लग रहे हैं इन्वेस्टर। तो ये चीज उसमें मेंशन नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने बहुत बार किसी इंफॉर्मेशन को इन्फर करा है, तो उन्हें वो इंफॉर्मेशन हर जगह दिखने लग रही है। देन कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। मीनिंग डिपेंड्स हैवली ऑन कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग एक कॉन्टेक्स्ट पर ही डिपेंड करती है, आप कोई भी मीनिंग कभी नहीं बना सकते, ओके? और सेम इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंटली इम्प्लाई कर सकती है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में। जैसे रेवेन्यू ग्रोथ हुई 10%, अब कॉन्टेक्स्ट वन लेते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ 20% हुई वहां पर, तो ये रेवेन्यू को पुअर परफॉर्मेंस इंटरप्रेट करा जाएगी। पर वहीं इंडस्ट्री ग्रोथ -5% हुई, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कहा जाएगा, राइट? बिना कॉन्टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन मीनिंग को लैक करती, और ये वही दिखाता है। कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है कि जो हमारी मीनिंग है वो क्या होगी। विदाउट कॉन्टेक्स्ट हमारा मीनिंग लैक करता है। नेक्स्ट है सेंस मेकिंग। सेंस मेकिंग एक प्रोसेस है जहां पर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन बनाते हैं किसी एम्बिगुअस इवेंट्स का। क्या? बहुत सारे एक्सप्लेनेशन बनाते हैं किसी एम्बिगुअस इवेंट का। एम्बिगुअस का मतलब वो इवेंट जिसकी काफी एंसर्स आंसर्स हो सकते हैं, राइट? कि वो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे कंपनी ने अभी मार्केट शेयर को लूज कर दिया अचानक से, एग्जीक्यूटिव क्या कहने लगेंगे? कॉम्पिटिटिव का ये एक्शन है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, प्राइसिंग प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब किसी को नहीं पता कैसे हो रहा है, बट वो एक फटाफट से सेंस मेकिंग करना चाहते हैं, इसलिए वो कंप्रीहेंशन करते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है हमारा 5 लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के लेवल कितने होते हैं? जैसे सबसे लेवल 1 लिटरल अंडरस्टैंडिंग। जब हमें कह दे कि रेवेन्यू 10% बढ़ा, बस ये लिटरल अंडरस्टैंडिंग ही आपका लेवल 1 है। नेक्स्ट है कि इसको इंटरप्रेट करना, या फिर क्या हुआ, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, नए कस्टमर आए, ये है इंटरप्रेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग जो अभी हमें मिली। नेक्स्ट लेवल 3 है एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम रिलेशनशिप्स को समझते हैं कि रेवेन्यू बढ़ने से क्या होता है। हाँ, जैसे रेवेन्यू बढ़ा पर इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन कर रही है, पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हर लेवल के साथ हमारे पास एक नई मीनिंग आती जा रही है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, लेवल 4। स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक ब्रॉडर सिग्निफिकेंस समझना उसके बारे में। तो रेवेन्यू ग्रोथ क्या दिखा रहा है कि कस्टमर जो है वो उसका प्रेफरेंस शिफ्ट हो रहा है, जो प्रेफरेंस ये कंपनी कर पा रही क्योंकि इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एग्जिस्ट करता है। तो स्ट्रेटेजिकली हमने क्या समझा कि ब्रॉडर सिग्निफिकेंस या कि रेवेन्यू ग्रोथ का ब्रॉडरली क्या मतलब हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन अमॉन्ग मल्टीपल वेरिएबल।
जैसे रेवेन्यू ग्रोथ किस किस को अफेक्ट कर रही है ये समझना एक सिस्टम अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कैपेसिटी को, हायरिंग को, सप्लाई चेन को, कैश फ्लो को, इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को और भी काफी चीजों को ये अफेक्ट करती है। तो ये हमारा सिस्टम अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीटास्किंग मिथ। हमें क्या लगता है कि अगर हम एक साथ बहुत सारे काम करेंगे तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बट रिसर्च कहती है कि ये काम केवल 2.5% लोग कर सकते हैं, जिन्हें सुपर टास्कर कहा जाता है। और स्विचिंग हमें लगता है कॉस्टलेस है, एक काम से दूसरे काम पे तुरंत स्विच हो जाएंगे। पर रिसर्च कहती है कि एवरी स्विच एक कॉस्ट कैरी करता है। इससे एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कंप्रीहेंशन कमजोर हो जाता है। प्रोडक्टिविटी राइजेस विद द पैरेलल टास्क, एक साथ ज्यादा काम करने से प्रोडक्टिविटी राइज कर जाती है। बट कॉन्टेक्स्ट को बार बार स्विच करने से एक सैलोअर लर्निंग होती है, मतलब हम लर्न नहीं कर पाते उस टास्क से। और जो मेटा कॉग्निशन है वो लोअर रहता है। मेटा कॉग्निशन मतलब खुद को समझना कि क्या क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, राइट, ये लो स्कोर करता है इसमें। स्मार्टफोन के अलर्ट से हमारे आउटपुट बढ़ सकते हैं, बट ये कहता है कि सिमिलर टास्क या फिर सिमिलर टास्क को अगर बैच करा जाए तो हमारा डीप वर्क में हम चले जाते हैं, राइट, जो कि स्मार्टफोन के अलर्ट से तो नहीं हो सकता पॉसिबल। मल्टीटास्किंग एक लर्नेबल स्किल है, बट ऐसा नहीं है। अभी हमने रिसर्च में देखा कि केवल 2.5% लोग कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीटास्किंग एक मिथ है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन एक्टिविटीज के बारे में। तो सबसे पहला हमारा गेटो ब्रेन होता है। गेटो ब्रेन का काम होता है हमें थ्रेट से बचाना, हमारे सर्वाइवल के लिए है ये गेटो ब्रेन। गेटो ब्रेन का पहला क्वेश्चन, एम आई सेफ? ओके, एम आई सेफ? तो अगर एम्प्लॉयज को फियर है एआई ऑटोमेशन से, तो ये उनका गेटो ब्रेन कह रहा है, राइट। तो इसका लीडरशिप एक्शन क्या होगा? उनके फियर को रिड्यूस करना, काम द गेटो। नेक्स्ट है हमारा मंकी माइंड। मंकी माइंड है वो इम्पल्स एंड इमोशन पे जाता है। इसको हमेशा नोवेल्टी चाहिए होती है। ये कहता है व्हाट इज ग्रैबिंग माय अटेंशन, राइट। लीडर्स क्या करते हैं? सेलो ट्रेंड से पीछे भागते हैं, जैसे अजाइल, सिक्स सिग्मा, एआई, बिना किसी डीप स्ट्रेटेजी के। मतलब क्या उसकी जरूरत भी है या हम ऐसे ही कॉर्पोरेट की एक रेट रेस में भाग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर लीडरशिप को क्या करना चाहिए? फोकस को इंक्रीज करना चाहिए और मंकी को डिसिप्लिन करना है। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट थेटर। एलिफेंट थेटर मेंटल बैरियर्स को कहते हैं जो उम्र के साथ लोग बना लेते हैं। सेल्फ इम्पोज कंस्ट्रेंट पे रहना, ये एलिफेंट थेटर का एक बाई प्रोडक्ट है। इन्हें लगता है कि क्योंकि पिछले साल नहीं हुआ था तो इस साल भी नहीं होगा, तो खुद को एक बाउंड कर देना, एक एक जगह में बाउंड करके रखना, वो होता है एलिफेंट थेटर। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं व्हाई डू आई बिलीव आई कैन नॉट डू, राइट, व्हाट डू आई बिलीव आई कैन नॉट डू, सॉरी, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, और इसका हम लिस्ट बना लेते हैं और फिर वो चीज कभी करते ही नहीं है, राइट। कंटिन्यूसली प्रोसेस ब्लाइंडली बिकॉज वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे। या फिर इससे क्या हो जाता है कि आप एक काम को केवल उसी तरीके से करते हैं और फिर उसको दूसरे तरीके से करने का सोचते भी नहीं है। इससे क्या, लीडरशिप को इसमें क्या करना चाहिए? उनके एजम्पशंस को चैलेंज करना चाहिए, उनको बैठ करके समझाना चाहिए कि नहीं, आप दूसरे तरीके से करेंगे तो ज्यादा तेजी से काम होगा। इसका मतलब है ब्रेक द थेटर। जो उनका थेटर है, थेटर मतलब रस्सी है, उसे तोड़ दो क्योंकि एलिफेंट बड़ा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन। वैसे लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, राइट ब्रेन को इमोशनल ब्रेन कहते हैं, राइट। तो लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? लॉजिक और स्ट्रक्चर से अपने वर्क को खत्म करता है। राइट ब्रेन फीलिंग्स और बिग पिक्चर को फ्रेमिंग करने का कोशिश करता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा डिटेल ओरिएंटेड है, राइट ब्रेन हमारा इमेजिनेटिव है, सिंबल्स और इमेजेस में ही बात करता है। ये लेफ्ट ब्रेन हमारा वर्ड्स, लैंग्वेज, मैथ्स एंड साइंस से बना है, मतलब साइंस के लिए बना है। और ये हमारा स्पेशल परसेप्शन और एस्थेटिक्स के लिए बना है, मतलब इमेजेस वगैरह, सोशल मीडिया एंड आर्ट आर्ट वर्क के लिए। एक्चुअली ये ऑर्डर एंड पैटर्न रिकॉग्निशन पे वर्क करता है। ये फैंटेसी बेस्ड होता है हमारा राइट ब्रेन, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज पर ही फोकस करता है। ये रियलिटी बेस्ड होता है, स्ट्रेटजीज को फॉर्म करता है।
ये इम्पेटुअस होता है, रिस्क टेकिंग होता है, जनरेटिव होता है, मतलब ये ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ये क्रिएटिव वर्क के पीछे जाएगा जहाँ पे ये रियलिटी बेस पे जाएगा और जो स्ट्रेटजीज हो रखी है या फिर ज़्यादा प्रैक्टिकल है उन पे ही फोकस करेगा, प्रैक्टिकल सेफ एंड डिडक्टिव प्रैक्टिसेस पे, और ये पैटर्न या मेटाफोर पे ज़्यादा वर्क करेगा। इसे पैटर्न मिलना चाहिए, स्पेशल पैटर्न। तो एस्थेटिक राइट ब्रेन है हमारा और लेफ्ट ब्रेन है हमारा प्रोफेसर की तरह। ओके, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग इन बिजनेस। तो अगर लेफ्ट ब्रेन स्टाइल से हम बिजनेस को देखें तो हम डेटा, लॉजिक, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन और रिस्क असेसमेंट को देखते हैं, जो कहेगा आखिर नंबर क्या कहते हैं, आखिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इस चीज का एविडेंस क्या है। राइट ब्रेन है हमारा विजन, क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटी, स्टोरी टेलिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में। ये कहता है क्या हो सकता है, आखिर कस्टमर क्या फील कर रहे हैं, कौन सी नई अपॉर्चुनिटी है जो मेरे सामने है। ये राइट ब्रेन का स्टाइल है। तो हमें इंटीग्रेटेड थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक प्योरली एनालिटिकल ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकता है, एक प्योरली विजनरी रिस्क को अंडरएस्टिमेट कर सकता है। तो रॉजर मार्टिन कहते हैं ग्रेट लीडर्स इंटीग्रेटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो एनालिटिकल भी होते हैं, विजनरी भी होते हैं, थोड़े से एनालिटिकल, थोड़े से विजनरी, राइट। टू सिस्टम ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? सबसे पहला है हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा होता है फास्ट, लो एफर्ट और सबकॉन्शियस, मतलब हमें पता नहीं होता कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, बस ये इंस्टिंक्टिव होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं होता, ये हमेशा ऑन होता है और ये कॉग्निटिव बाइसेस की तरफ लेकर के जाता है। ये इसकी प्रॉब्लम है। चलो स्ट्रेंथ्स को एक बार बड़े में देखते हैं। स्पीड, बहुत तेजी से डिसीजन लेने में मदद करता है अनसर्टन एनवायरनमेंट्स में। पैटर्न रिकॉग्निशन में ये बहुत तेज होता है। एक्सपर्ट जो है वो फेमिलियर सिचुएशन को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फेमिलियर सिचुएशन, इसके ध्यान रखना, फेमिलियर सिचुएशन होगी। एफिशिएंसी, मैनेजर्स को काफी सारे रूटीन टास्क को ये जल्दी जल्दी वर्क करने में मदद करता है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको सोचना नहीं, बहुत एफिशिएंटली आप वर्क को कर सकते हैं। वीकनेस क्या है? ये हाईली वनरेबल है बाइसेस के लिए। बाइसेस का मतलब होता है आपने सोचा ये ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा, ये बायस होता है। स्टीरियोटाइप्स, लाइक स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं ना, लाइक वो यूरोप में तो सब लोग गोरे होते हैं, या फिर वहां पर ठंड ही आती है हमेशा, या फिर अलग अलग तरीके के स्टीरियोटाइप्स। देन इमोशनल रिएक्शंस की तरफ भी हाईली वनरेबल होता है। कोई आपसे चिल्ला के बात कर दे और आप ऑटोमेटिक सिस्टम है तो आपका मन करेगा आप भी चिल्लाओ। ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर के जाता है, जहाँ पे लगता है कि वो है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये इसके वीकनेसेस हैं ऑटोमेटिक सिस्टम का। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्टिव सिस्टम। रिफ्लेक्टिव सिस्टम हमारा स्लो होता है, सीरियल होता है। स्लो मतलब धीरे से वर्क करता है, सीरियल मतलब सोच समझ के वर्क करता है। एफर्टफुल, वर्क से भागता नहीं है, डेलिब्रेट, उसके तरफ फोकस रखता है। ये सेल्फ कॉन्शियस होता है, ये आपको रीजनिंग की तरफ फील करेगा, मतलब ऐसा लगेगा आप एक उल्टी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, राइट। इंगेज्ड व्हेन स्टेक्स आर हाई, ये तभी इस्तेमाल में आता है जब स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, जैसे कि एग्जाम, राइट। लेजी, बट ये है कि ये लेजी होता है, तभी वर्क करेगा जब इसे रीजन दोगे। रीजन मतलब मीनिंग दोगे, क्या मीनिंग दोगे। ओके, तो यहाँ हमने टू सिस्टम ऑफ थॉट्स को पढ़ा। टू सिस्टम ऑफ थॉट्स में हमने देखा ऑटोमेटिक और रिफ्लेक्टिव सिस्टम। बट ये है कि दोनों सिस्टम को हम एक साथ मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम रिफ्लेक्टिव का यूज करेंगे, राइट। इसका यूज हम केवल एक मीनिंग में ही कर सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, इससे हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइन भी हो सकती है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम के अगर बाइसेस को हटाने के लिए हमें रिफ्लेक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, और रिफ्लेक्टिव सिस्टम को एक हाई टास्क में, ताकि रिफ्लेक्टिव सिस्टम जग भी पाए, हमें हमेशा मीनिंग देकर के खुद से वर्क करवाना चाहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है, हम सिर्फ ऑटोमेटिक सिस्टम में वर्क करते रहते, राइट। नेक्स्ट हमारा डर्निंग कूगर इफेक्ट। डर्निंग कूगर इफेक्ट क्या कहता है? डर्निंग कूगर इफेक्ट कहता है कि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत पीक करता है थोड़े से इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही हमें पता चलता है वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से डिक्लाइन करता है। उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक सस्टेनेबल कॉन्फिडेंट पर्सन पे ले जाता है हमें। ओके, तो सबसे पहला आता है हमारा माउंट ऑफ स्टूपिड।
एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस करने पे हमें लगता है कि मैं तो पूरा समझ गया। वैल्यू ऑफ डिस्पेयर, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, अरे ये तो बहुत हार्ड था। स्लोप ऑफ एनलाइटमेंट, नॉलेज जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगता है। देन प्लेटो ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जहां पे उनको इतना नॉलेज हो जाता है कि हाँ कि मुझे पता है, पर फिर भी वो अप्रिशिएट करते हैं अनसर्टेनिटी एंड लिमिटेशन की कि मैं आगे भी सीख सकता हूँ। डनिंग कुगर का क्या इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे? जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे मैनेजर क्या करते हैं, इंडस्ट्री डायनामिक्स को ओवरली सिंप्लीफाई कर देते हैं। मतलब ये है पीक ऑफ माउंट स्टूपिड। टेक्नोलॉजिकल डिसीजन में एग्जीक्यूटिव क्या है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, मतलब अंडरस्टिमेट कर देते हैं चैलेंजेस को। ये भी वही है। मैनेजर्स एंड एक्विटेंस क्या करते हैं, लीडर्स जो है कभी कभी सिनर्जी रियलाइजेशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि ज्यादा ही हमें मुनाफा हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं, टीम के कॉस्ट, टाइम और रिस्क को भी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो ये सब हमारा माउंट ऑफ स्टूपिड है, राइट। इसे आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम में ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तभी माउंट ऑफ स्टूपिड आता है। नेक्स्ट है टूल टू ओवरकम ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस को कम कैसे करा जाए? सबसे पहला टूल है प्री मॉर्टम एनालिसिस। ये डेवलप करा गया था गैरी क्लीन के द्वारा। क्या? गैरी क्लीन के द्वारा। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई विल दिस प्रोजेक्ट सक्सीड, हमें आस्क करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, अब बताओ ये फेल कैसे हुआ, राइट। ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बेनिफिशियल प्री मॉर्टम एनालिसिस की प्रोडक्ट हम समझ लेंगे पहले ही फेल हो चुका है, अब बताओ कैसे फेल हुआ, राइट। ये फोर्स करता है टीम को कि आखिर क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं, उन पॉइंट्स को पहले ही लेने से हम फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा, राइट। देन आता है सिनेरियो प्लानिंग। ये सेल्पिक ने दिया था, पॉपुलराइज बाय सेल्पिक। सिनेरियो प्लानिंग, हम किसी एक फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट करने की जगह काफी सारे फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे सिनेरियो, जैसे एआई स्ट्रेटेजी में क्या, सिनेरियो ए रैपिड अडॉप्शन हो रहा है, सिनेरियो बी में क्या हो रहा है, रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, सिनेरियो सी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है। तो अलग अलग तरीके के सिनेरियो में देख करके हम देखते हैं कि आखिर कैसे जा सकता है हमारा प्रोडक्ट। सिनेरियो प्लानिंग क्या करता है, सर्टेनिटी की इल्यूजन को रोक देता है। हमें पता होना चाहिए कि चीजें अनसर्टन है, किसी को नहीं पता आगे क्या हो सकता है। देन आता है स्ट्रक्चर डिसीजन चेकलिस्ट। पायलट ने दिया था इसे, चेकलिस्ट टू बिकम एक्सपर्टीज अलोन डज नॉट एलिमिनेट मिस्टेक्स। मतलब अगर आपने चेकलिस्ट कर ली है कि आप एक्सपर्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे एक्सपर्ट होने के बाद। इन्वेस्टमेंट कमेटी की कुछ चेकलिस्ट होती है, स्ट्रेटेजिक फिट, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, कंपैरेटिव एडवांटेज, फाइनेंशियल वायलेबिलिटी, एजुकेशन कैपेबिलिटी एंड मैनी मोर। चेकलिस्ट जो है वो डेलिब्रेट थिंकिंग को एग्जिबिट करती है, बट फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि आपके सारे मिस्टेक्स ही खत्म हो जाएंगे। देन आता है बेस रेट एनालिसिस, इसमें हम हिस्टोरिकल डेटा को लेते हैं, ना कि अपने इंट्यूटिव, राइट। M&A, मैनेजमेंट प्रेडिक्ट्स आवर एक्विजिशन हैज एन 80% चांस ऑफ सक्सेस। सिस्टमैटिक क्वेश्चन होगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सिमिलर एक्विजिशन हिस्टोरिकली सक्सेस, हिस्टोरिकली आखिर कैसा हुआ था इसके साथ जब ऐसा कोई प्रोडक्ट बना था। बेस रेट है वो रियलिज्म को इंप्रूव करता है, राइट। जैसे रिसर्च कहती है काफी सारे एक्विजिशन फेल हो जाते हैं अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्रिएट करने में। अगर हम बेस रेट एनालिसिस करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू रियलिटी के ज्यादा करीब रहेगी। देन आता है रेड टीम। ये मिलिट्री और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में बहुत कॉमन है। एक सेपरेट टीम बनाई जाती है जो स्ट्रेटेजी को अटैक करती है बाहर से, राइट। ये क्या करता है, ब्लाइंड स्पॉट को एक्सपोज करके रख देता है। देन डिसीजन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखना प्रेडिक्शन का, अजम्पशन का, कॉन्फिडेंस लेवल का, और फिर इनको रिव्यू करना बाद, राइट। जैसे एग्जीक्यूटिव लिखेगा कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट डिमांड जो है 100,000 यूनिट से एग्जिट एक्सीड करेगी, एक्चुअल डिमांड 30,000 यूनिट ही रही। इससे क्या होता है, हमें रिपीटेड फीडबैक मिलता है और हमारे आने वाले डिसीजन जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंटी ओवर कॉन्फिडेंस चेकलिस्ट है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी एविडेंस है जो इसे हमें गलत प्रूव कर सकता है, कौन है जो हमसे अलग है, हमसे अलग सोचता है, आखिर हिस्टोरिकली क्या क्या सक्सेस रहा इन छोटे छोटे डिसीजनों का, कौन से अजम्पशन ज्यादा अनसर्टन है,
क्या चीज है जो फेलियर की तरफ हमें ले जा सकता है? क्या हम कॉन्फिडेंस को कॉम्पिटेंस से कंफ्यूज कर रहे हैं? क्या हम उतने कॉम्पिटिटिव है भी, या फिर बस हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है? क्या हमने इंडिपेंडेंट व्यूज लिए या फिर लोगों को बाउंड कर दिया यस करने में? राइट? तो ये था हमारा टूल्स टू ओवरकम ओवर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट हमारे एरर वर्सेस बायसेस के बारे में। एरर क्या होता है? एरर एक करेक्ट आंसर का गलत आंसर होता है। Right. काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद शायद हम करेक्ट आंसर की तरफ चले जाएं, बट बायस ऐसा नहीं होता। बायस में क्या होता है, हमारा जो जजमेंट है वो केवल एक डायरेक्शन में ही रहता है, क्योंकि वो उसका बायस बना रखा है। तो इसके लिए हमें अपने ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके ये बायस सही हो सकता है। टाइप्स ऑफ बायस, सबसे पहला होता है कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस क्या होता है? कॉग्निटिव बायस कुछ इतने तरीके के हो सकते हैं: कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, अबिलिटी बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस या फ्रेमिंग इफेक्ट। राइट? इसका रिस्क होता है कि एनालिटिकल एरर्स या फिर डेटा को पुअरली इंटरप्रेट करने और एक खराब मीनिंग बनाने की तरफ ले जाता। ओके, ये मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन यूज करता है। बट अगर मान लो आपको रिफ्लेक्टिव ब्रेन यूज करना है, बट आप ऑटोमेटिक ब्रेन के साथ जाओगे, तो ऑफ कोर्स एनालिटिकल एरर्स आएंगे। पहला बायस है कंफर्मेशन बायस। इसमें क्या करते हैं, हम केवल उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जो हमें चाहिए होता है। राइट? उन्हीं चीजों को सीख करेंगे, उन्हीं को इंटरप्रेट करेंगे। जैसे हम 10 सक्सेसफुल एआई प्रोजेक्ट पे तो कर रहे हैं, पर हमने 5 फेलियर्स को देखा तक नहीं गया कि वो फेल कैसे हुए। राइट? देन एंकरिंग बायस, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पहला इंफॉर्मेशन है उसी के पीछे हम पड़े रहते हैं। ओके, कि आखिर ऐसा ही होगा। जैसे sticking near an initial 500 crore project estimate despite updated 850 crore evaluation। भले ही आज डेटा ने इससे चेंज कर दिया, बट क्योंकि हमने सबसे पहले देखा था फर्स्ट प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन को वैसा, इसलिए हम एंकरिंग बायस के कारण उसी पे भरोसा कर रहे हैं। देन अबेबिलिटी बायस। अबेबिलिटी बायस मतलब जो आपके सामने है, आप उसको ही ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। जैसे ओवर एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन हाउ इजीली रिसेंट और विविड एग्जांपल्स लाइक, जैसे साइबर सिक्योरिटी पे ज्यादा इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि अभी एक कंपटीटर को एक डेटा ब्रीच सहना पड़ रहा था। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, सिस्टमेटिकली ओवर एस्टिमेटिंग नॉलेज, एक्यूरेसी और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। स्टार्टअप फाउंडर्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को अनरियलिस्टिकली हाई रख देते हैं, इससे हाई सील एंड लो कॉस्ट ऐसा सोचते हैं, और ये उनका केवल ओवर कॉन्फिडेंस बायस है। नेक्स्ट आता है फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट में क्या करते हैं, हम डिसीजन को केवल प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट पर ही लेते हैं। जैसे व्यूइंग अ 90% जॉब रिटेंशन प्लान फेवरली कंपेयर टू 10% जॉब एलिमिनेशन प्लान। मतलब अगर हमने कहा कि पॉजिटिवली कि 90% जॉब रह जाएंगी तो लोग अच्छे से रहेंगे, मतलब खुश रहेंगे, बट हमने कहते हैं 10% जॉब चली जाएंगी तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। ये फ्रेमिंग इफेक्ट है, बट अगर आप देखो तो डेटा तो सेम ही है। राइट? नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशनल बायसेस। मोटिवेशनल बायस होता है हमारे सेल्फ स्टीम के द्वारा आता है, हमारे करियर फोकस, स्टेटस, कॉम्पनसेशन, इंसेंटिव्स या पर्सनल ड्राइव। ओके, ये रिस्क करता है हमारे डिस्टॉर्टेड इंसेंटिव्स के, या फिर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी से भाग जाना, या फिर रिसोर्स को वेस्ट कर देना। ये सब मोटिवेशनल बायसेस के कारण आता है। इसका मतलब है मोटिवेशनल बायस एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस है, बट आप अकाउंटेबिलिटी से भी डरते हो। राइट? सबसे पहला है सेल्फ सर्विंग बायस, मैं खुद को ही देखूंगा वाला। एट्रीब्यूटिंग सक्सेस टू इंटरनल एबिलिटी व्हाइल ब्लेमिंग फेलियर ऑन एक्सटर्नल मार्केट। इसमें आप क्या करते हो, सक्सेस को तो चलो मैंने करा, मेहनत मैंने से हुआ, पर अगर कोई भी फेलियर हो जाता है तो आप एक्सटर्नल मार्केट फैक्टर्स की तरफ चले जाते हो। मार्केट वॉज बेकार, या फिर कस्टमर खरीदते ही नहीं वाला काम। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, कंटिन्यूटी टू फंड अ फेलिंग इनिशिएटिव, जिसमें आप क्या करते हो कि एक फेलिंग इनिशिएटिव पे भी फंड करे जा रहे हो। ये है संक कॉस्ट फैलेसी, कि आपका रेपुटेशन बचा रहे, आप ये ना कह दे कोई कि अरे तुम तो गलत डिसीजन ले लेते वाला का। ऑप्टिमाइजिंग बायस। ऑप्टिमाइजिंग बायस का मतलब बिलीविंग फेवरेबल आउटकम, की जो फेवरेबल आउटकम है वो ज्यादा अच्छे से हो सकता है। जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च को सोचना कि 6 महीने में हो जाए, बल्कि रियलिटी कहती है उसे 18 महीने लग सकते हैं, पर आप कह रहे हो नहीं नहीं 6 महीने में करो, 6 महीने में करो। तो ये ऑप्टिमिज्म बायस है। स्टेटस क्वो बायस।
स्टेटस को बायस, प्रेफरिंग करंट कंडीशन एंड अवॉइडिंग स्ट्रक्चरल चेंज आउट ऑफ फियर। ये आप एलिमेंट थेटर जो हमने पढ़ा था वैसा है, सिमिलर सा। इसमें क्या करते हैं कि जो स्टेटस अभी है वही स्टेटस रहने दो प्रोजेक्ट का, उसको चेंज मत करो, राइट। जैसे रिटेनिंग आउटडेटेड ईआरपी सॉफ्टवेयर, आप इसलिए उसे रिटेन करोगे कि आप उसमें कंफर्टेबल हो। तो ये आपका स्टेटस को बायस है। इंसेंटिव इंड्यूस बायस, जिसमें जजमेंट जो है वो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर डाउन प्लेनिंग डील रिस्क टू सिक्योर ट्रांजैक्शन फीस। या फिर एक सिंपलर सा, जैसे हमारे देश में केवल वीट उगता है, राइट। तो वीट पे ज्यादा हाई एमएसपी है, तो इसलिए हर क्षेत्र में लोग वीट उगा रहे हैं। वीट मतलब गेहूं उगा रहे हैं। पर क्या पता वहां पर गेहूं उगाने के लिए बना ही ना हो, या फिर चावल उगाने के लिए बना ही ना हो जहाँ कम बारिश होती है। पर क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट पे ज्यादा एमएसपी है, इसलिए किसान इन्हें उगाते हैं। बल्कि अगर शायद वो ज्यादा दूसरे क्रॉप्स को उगाएं, शायद उनको ज्यादा बेनिफिट्स हो, बट वो केवल अपना रिवॉर्ड देख रहे हैं जो उन्हें सामने दिख रहा है। तो ये एक मोटिवेशनल बायस है, इंसेंटिव इंड्यूस बायस, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल बायस। सोशल बायस आता है पीयर प्रेशर के कारण, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के कारण, या फिर कल्चरली तो ये नॉर्म है। जैसे अरे ये तो चलता है ना यार, ये वाला बायस कहेंगे सोशल बायस। इसके रिस्क क्या होते हैं? कलेक्टिव मिस्टेक, आप लोग एक साथ मिस्टेक्स में चले जाते हो, एक साथ डूब जाते हो। सप्रेस डिसेंडेंट और पुअर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, अगर आप स्ट्रेटेजीज को केवल अपने पीयर प्रेशर पर रखोगे तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेटेजीज अलाइन नहीं करेंगी कभी कभी प्रोडक्ट के गोल से। सी टाइप्स क्या होता है? ग्रुप थिंक, इसमें क्या कहते हैं? सप्रेसिंग डिसेंट एंड क्रिटिकल एवोल्यूशन टू मेंटेन हार्मनी एंड अनएबिलिटी विद इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर हार्मनी बनी रहे, सब लोग खुश रहे, ये सोच करके आप अपनी बात नहीं रखते, इसे ग्रुप थिंक कहते हैं, ग्रुप थिंक बायस। देन आर द अथॉरिटी बायस, ओवरवैल्यूइंग एज ओपिनियन स्टडी डिसीजन solely ड्यू टू द पावर। क्योंकि आपकी टीम में किसी की रैंक हाई है तो वो जो भी कह रहा है वो आप आंख बंद करके मान रहे हैं, इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। जिसमें कि आप बॉस की ये बात मानते, बॉस ने कहा आज 6 महीने में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो आप कह रहे हैं हाँ हाँ हो जाएगा, बट रियलिटी कहती है 18 मंथ्स रहे। तो बॉस भी एक बायस में और आप अथॉरिटी बायस में है। हर्डिंग बैंडवोगन इफेक्ट कहते हैं। हर्डिंग मतलब होता है वैसे एक के पीछे चलते रहे। अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी प्योरली बिकॉज कॉम्पिटिटर और इंडस्ट्री पेयर्स आर डूइंग सो। हम स्ट्रेटेजी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं ना, आसपास के लोग कह रहे हैं कि टेक में इन्वेस्ट करो क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा हर्डिंग है, हर्डिंग बायस। नेक्स्ट है हमारा इन ग्रुप बायस, favorably evaluating or promoting individual who share similar background in university or identity traits। तो लेट्स से कि आप एक कंपनी में जाते हैं, आपने देखा आपका एक आईआईटी का पीयर है और आप उसी को फेवर कर रहे हैं हर चीज में। भले वो आईआईटी का है पर क्या पता वो ज्यादा समझदार ना हो, पर फिर भी आप उसे फेवर कर रहे हैं। तो ये आपका इन ग्रुप बायस है कि वो तो मेरे ग्रुप का ही है तो मेरे ग्रुप का बंदा अच्छा ही होगा। नेक्स्ट आता है सोशल प्रूफ बायस, वैलिडेटिंग एंड ऑपरेशन चॉइस बिकॉज मैनी हाई प्रोफाइल पीयर्स एंडोर्स इट। आप उनके सोशली चीजों को देख करके कि वो सोशली बहुत हाई है, हाई प्रोफाइल रखते हैं, तो आप सोचते हैं कि वो उनके चॉइसेस भी बहुत हाई होंगे, उनको आप वैलिडेशन दे देते हैं। बट ये बेकार है। आपको एक इंडिपेंडेंट इंटरनल असेसमेंट लेना चाहिए प्रोजेक्ट का, टू नो कि प्रोजेक्ट को हमें चलाना चाहिए या फिर नहीं। तो ये हमने पढ़ा सोशल बायसेस के बारे में। ओके, इनके बायसेस के कंपैरिजन है, कॉग्निटिव बायस, मोटिवेशनल बायस और सोशल बायस में क्या क्या अंतर होता है। प्राइमरी ड्राइवर क्या है? कॉग्निटिव बायस आता है मेंटल शॉर्टकट से, जिसमें हम सोचते हैं अरे जल्दी जल्दी काम खत्म करो। मोटिवेशनल बायस आता है पर्सनल गोल से, मुझे ये करना है, मेरे लिए होगा, मैं हूं तो कोई है ही नहीं। ये होता है मोटिवेशनल बायस, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ, पर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। सोशल बायसेस होते हैं ग्रुप डायनामिक, अरे लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा ही करना चाहिए, अरे मेरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं, ये हो गया सोशल बायस। कोर क्वेश्चन कॉग्निटिव बायस का कि मैं कैसे डेटा को ले रहा हूँ, क्या चीज है जो मुझे बेनिफिट कर सकती है, आखिर लोग मेरे आसपास मुझे कैसे काम करने को कह रहे हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस बायसेस के होने से। कॉग्निटिव बायस से मैं डेटा को कैसे ले रहा हूँ, मोटिवेशनल बायस से क्या क्या बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं, सोशल बायस से आखिर लोग मेरे से क्या चाहते हैं, राइट। मैनेजमेंट रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क क्या हो सकते हैं इनसे? कॉग्निटिव बायस के कारण आप क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फ्लॉड कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब
कितना आरओआई आएगा, क्वालिटेटिव मतलब कस्टमर को कैसा लगेगा, राइट, ये होता है। मोटिवेशन बायस से इंसेंटिव डिस्टॉर्टेड होते हैं, आप केवल अपने लिए काम करते हो, बट आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर सकते, या फिर आपका अपना भी प्रोजेक्ट है तो आप प्रोजेक्ट को पूरा समय दोगे ना, या फिर ये सोचो कि दिस शुड अर्न मी 50 लाख रुपीज पर मंथ, नहीं ना। तो ये हिडन एजेंडा पे आप वर्क कर रहे होते जो आपको पता भी नहीं होता। नेक्स्ट है सोशल बायस, कलेक्टिव साइलेंस। इसमें क्या करते हैं, कुछ भी अगर अजीब हो जाए तो सब चुप हो जाएंगे, अरे ये क्या कहती है, ये क्या कहती है। इसमें हम रिस्क को एग्जामिन तक नहीं करते क्योंकि लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, राइट। प्राइमरी रेमेडी क्या है, प्राइमरी रेमेडी फॉर कॉग्निटिव बायस है स्ट्रक्चरल एनालिटिक्स एंड डेटा वैलिडेशन। इसका तो बहुत इजी है क्योंकि आपके मेंटल शॉर्टकट्स है, तो आप कह दो नहीं नहीं मुझे अच्छे से एनालिसिस करना है, तो बस हो गया। मोटिवेशन बायस में क्या कर सकते हैं, आप अपने इंसेंटिव्स और ऑब्जेक्टिव के मैट्रिक्स को एक जगह लिख करके देख सकते हैं कि क्या मेरे इंसेंटिव्स नहीं है और उसके लिए मुझे कौन कौन से वर्क करने चाहिए। सोशल बायसेस में आप साइकोलॉजिकल सेफ्टी दे सकते हो, अगर मैं कुछ बुरा कहता भी हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ग्रुप से अलग हो गया वाला काम। या खुद को भी साइकोलॉजिकल सेफ्टी दे सकते हो कि जरूरी नहीं है कि मुझे उस ग्रुप की ओपिनियन से अपने ओपिनियंस को सेम ही रखना है, अगर मुझे रिस्क दिखता है तो मुझे बताना है, राइट। स्ट्रक्चर डिसेंट रखना, राइट। तो ये हुए हमारे बायसेस खत्म। मिटिगेटिंग बायस, एंटी बायस और लॉजिकल फैलेसीज हमारे अगले टॉपिक्स हैं। मिटिगेटिंग बायस, कंप्लीमेंट एलिमिनेशन ऑफ बायस जो है वो इम्पॉसिबल है, हम ह्यूमंस माइंड बायसेस से कभी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो सकते, पर उनको मिटिगेशन करा जा सकता है, जो कि हमने पढ़ा ना अभी प्री मोर्टम एनालिसिस में पढ़ा कि फेलियर को पहले ही अज्यूम कर लो। रेड टीमिंग में पढ़ा है कि ऐसा इंसान रखो जो आकर के बस क्रिटिसाइज करे। डिसीजन रिकॉर्ड एंड कैलिब्रेशन में रखा कि हम अपने प्रेडिक्शन कॉन्फिडेंस लेवल को रिकॉर्ड करें और जब एक्चुअल आउटकम आए तो उन्हें रिव्यू करें ताकि फ्यूचर जजमेंट अच्छे से हो पाए। साइकोलॉजिकल सेफ्टी में हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां पर जूनियर एम्प्लॉयज भी अपने वॉइसेस को रख सकते हैं जो परे हो, बिना किसी करियर इम्पैक्ट के सोचे हुए, राइट। ये हो गया हमारा मिटिगेटिव इवेंट्स। एंटी बायस सेल्फ ऑडिट क्या होता है, ओके। तो इससे आप स्ट्रेटेजिकल डिसीजन चेकलिस्ट ले सकते हो, जैसे कॉग्निटिव में आप ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हो जो भी हमने देखा, उन क्वेश्चंस को देखना, जैसे व्हाट assumption आई एम टेकिंग फॉर ग्रांटेड, कौन से assumption है जो मैं यूं ही ले रहा हूँ, कौन से इंसेंटिव है जो मेरे जजमेंट को क्लाउड कर रहे हैं, क्या मैं लोगों के बस बातों पर ही अपने आप को चला रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस करने से आप खुद बायस से बच सकते हैं। लॉजिकल फैलेसीज क्या हो सकती है, लॉजिकल फैलेसी होती है स्ट्रक्चरल वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट, मतलब रीजनिंग में कोई एरर होना लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। They concern logic and can be committed both inevitably or deliberately to mislead others. दूसरों को मिसलीड, ये ऐसे फ्लॉज होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। तो चलो अब हम इनके टाइप्स की तरफ जाएंगे, राइट। तो लॉजिकल फैलेसी का पहला टाइप है पर्सनल एंड डिफ्लेक्शन फैलेसीज। पर्सन एंड डिफ्लेक्शन फैलेसीज का पहला है एड होमिनेम। एड होमिनेम का मतलब होता है एक पर्सन पे अटैक करना जो आर्गुमेंट बना रहा है, ना कि उसके लॉजिक पे। जैसे एनालिस्ट क्या करता है, किसी की वैल्यूएशन को डिसमिस कर देता है कि ये कह करके कि आप तो अभी बच्चे हो, आप कैसे बोल सकते हो। तो ये होगा एड होमिनेम, राइट। नेक्स्ट है हमारा रेड हियरिंग। रेड हियरिंग में क्या करते हैं, कोर इशू से हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक इररिलेवेंट टॉपिक को ले आते हैं, जैसे पॉइंटिंग टू हायर कस्टमर सर्टिफिकेशन स्कोर व्हेन आस्क्ड बाय प्रॉफिट फेल। अगर आपने किसी अपने मैनेजर से पूछा कि भाई आप हमारा प्रॉफिट तो डाउन जा रहा है, और वो कहता है लुको जो देखो देखो कस्टमर को सेटिस्फाई तो कर दे रहे हैं हम, स्कोर देखो ना आप हमारा। बट आपने कहा, मैंने क्वेश्चन करा कि प्रॉफिट फेल हो रहा है, मुझे उसके बारे में बताओ, बट वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर की तरफ ही देख रहा है, तो इसे रेड हेरिंग कहेंगे। लॉडेड क्वेश्चन, बिना मतलब के क्वेश्चंस को दाग देना आपकी तरफ। आस्किंग अ क्वेश्चन embedded with an unjustified controversial assumption so that any direct answer implies guilt, ताकि आपको वो गिल्ट ट्रिप करते। जैसे क्वेश्चन करना, व्हाई डज मार्केट कीप वेस्टिंग मनी ऑन अ फेल्ड कैंपेन। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये गिल्ट ले आता है आपको आंसर करने से पहले। अब ऐसे क्वेश्चन को एकदम दागते रहना आपके ऊपर, तो वो आपको गिल्ट ट्रिप में ले जाएगा। ये हमारा पर्सन एंड डिप्लेशन फैलेसीज होती है, और इस कारण से आप मिसलीड हो जाओगे। लॉजिकल फैलेसीज का एक ही मतलब है, आपको मिसलीड करना, राइट। कैजुअल एंड एविडेंस फैलेसीज। नेक्स्ट, फॉल्स कॉज, पोस्ट हॉक कहते हैं फॉल्स कॉज।
Assuming that because event B followed event A caused event B, ऐसा सुना क्योंकि इवेंट बी हुआ तो इवेंट ए के कारण ही हुआ होगा। जैसे क्योंकि आपने लोगों को रीडिजाइन कर दिया इसलिए सेल्स की स्पाइक हुई और मार्केट कंपटीशन व्हेन मार्केट कंडीशन शिफ्टेड। बट ऐसा नहीं है कि लोगो रीडिजाइन करने से ही सेल्स की स्पाइक हुई, शायद मार्केट कंडीशन ही शिफ्ट हो गई, शायद कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए था इसलिए उन्होंने उसे बाय करा। नेक्स्ट है सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस, ड्राइंग कंक्लूजन प्योरली फ्रॉम सक्सेसफुल आउटकम, जिसमें हम कंक्लूजन बनाते हैं केवल सक्सेसफुल आउटकम से जबकि इग्नोर कर देते हैं हिडन फेलियर केसेस। जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट्स बेटर फाउंडर्स बनाते हैं पर हम थाउजेंड्स ऑफ को भूल जाते हैं जो ड्रॉप आउट करने के बाद फेल हो गए अपने स्टार्टअप बनाने में, राइट। देन आता है हमारा सर्कुलर रीजनिंग। Assuming the conclusion within the initial premise without independent evidence, हमने बिना किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस के कंक्लूजन बना दिया क्योंकि हमने सोचा कि ऐसा ही तो होता है कि कंपनी इज इनोवेटिव बिकॉज इट हैज एन इनोवेटिव कल्चर, क्योंकि इनोवेटिव कल्चर है इसलिए कंपनी इनोवेटिव है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सके, राइट। कभी कभी कुछ कंपनियां इनोवेटिव होती हैं जिनमें इनोवेटिव कल्चर नहीं भी होता है। ओके, ये है कैजुअल एंड एविडेंस फैलेसी, जिसमें हम छोटे से एविडेंस को देख करके लॉजिकल फैलेसीज बना लेते हैं और खुद को या दूसरों को मिसलीड कर देते हैं। नेक्स्ट है डिस्टोर्शन एंड बाइनरी फैलेसीज। डिस्टोर्शन एंड बाइनरी फैलेसीज में हमारा पहला है स्ट्रॉ पर्सन। इसमें क्या करते हैं, किसी भी ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को हम मिस रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एग्जाग्रेट कर देते हैं ताकि उसके आर्ग्यूमेंट को लोग भूल जाएं। जैसे framing a proposal to automate small task as trying to eliminate all human jobs। जैसे आपके ओपोनेंट ने कहा डिबेट में कि हमें कुछ टास्क को ऑटोमेट कर देना चाहिए पर आपने कहा अरे अरे तुम तो हम लोगों की जॉब खा जाओगे, तो ये स्ट्रॉ करना हुआ उस पर्सन को, राइट। नेक्स्ट है फॉल्स डिलेमा, फॉल्स बाइनरी। फ्रेमिंग अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैविंग ओनली टू एक्सट्रीम चॉइसेस, जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को केवल दो एक्सट्रीम चॉइसेस में ही डाल करके बार बार स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जबकि मल्टीपल अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आइदर वी कट 20% स्टाफ और द कंपनी फेल्स। ऐसा कहना मतलब या तो हम 20% स्टाफ को निकाल दें नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। तो ये एक फॉल्स डिलेमा है, फॉल्स बाइनरी सिचुएशन को जबकि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एग्जिस्ट करती हो फिर भी आप केवल दो के पीछे जा रहे हो, तो ये एक फॉल्स डिलेमा है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लिपरी स्लोप। क्या स्लिपरी स्लोप, जिसमें हम क्लेम बनाते हैं बिना किसी एविडेंस के that a minor initial step will inevitably cause an extreme chain reaction। ओके, बिना किसी एविडेंस के हम सोचते हैं कि अगर एक छोटा सा कदम आपने रखा तो पूरा दुनिया दह जाएगी। ओके, asserting that रिमोट वर्क एक दिन अ वीक करने से कॉर्पोरेट कल्चर ही खराब हो जाएगा, जो कि स्लिपरी स्लोप है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल एक स्टेप लें और अब सब कहेंगे अरे अब तो हम लेजी हो जाएंगे, क्योंकि आपने कह दिया एक हफ्ते में एक दिन आप रिमोट वर्क कर सकते हैं। निर्वाणा परफेक्ट सॉल्यूशन फैलेसी। निर्वाणा परफेक्ट सॉल्यूशन फैलेसी मतलब हम एक रियल वर्ल्ड इंप्रूवमेंट को सिंपली हटा देते हैं ये सोच के क्योंकि ये एब्सोल्यूट परफेक्शन है ही नहीं तो हम ये क्यों करें। जैसे रिफ्यूजिंग एन IoT मेंटेनेंस सिस्टम बिकॉज इट कैन नॉट स्टॉप एवरी मशीन ब्रेकडाउन। क्योंकि एक मेंटेनेंस सिस्टम सारे मशीन के ब्रेकडाउन को नहीं रोक सकता, हम उसको लगाएंगे ही नहीं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, राइट। तो इसी के साथ हमारा डिस्टोर्शन बाइनरी फैलेसीज खत्म होते हैं। उसके बाद आता है इररेलेवेंट वैलिडेशन फैलेसीज। वेन द वोगन फैलेसी, क्लेमिंग अ स्ट्रेटजी इज करेक्ट बिकॉज कंपटीटर्स और मेनी पीपल सब्सक्राइब टू इट। ये हमें ग्रुप थिंग जैसा लग रहा है, राइट। तो एक स्ट्रेटजी है वो करेक्ट मान लेते हैं क्योंकि लोगों ने कहा ना कि वो सही है। जैसे मेटावर्स में इन्वेस्ट करना क्योंकि राइवल्स भी मेटावर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपील टू ट्रेडिशन कि ट्रेडिशनली चीजें ऐसी होती थी इसलिए अभी भी ऐसी होनी चाहिए। Assuming a process is optimal simply because it has been used for a long time। मतलब हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से केवल कर रहा है ना कि मॉडर्न रेलेवेंस को लेकर के। देखो हिस्टोरिकल डेटा को लेना चाहिए बट ऐसा नहीं सोचना कि वही करेक्ट हो जाए, तो वो अपील टू ट्रेडिशन फैलेसी है। ऐसे रजिस्टरिंग ई-कॉमर्स बिकॉज ट्रेडिशनल रिटेल वर्कड फॉर डिकेड्स। क्योंकि ट्रेडिशनली रिटेल वर्क अच्छे से चल रहा था तो अभी ई-कॉमर्स में क्यों इन्वेस्ट करना। अपील टू नोवेल्टी, हमेशा कुछ नया नया चाहना
Assuming an approach or tool is superior because it is new. Like अपील टू ट्रेडिशन का उल्टा है ना, अपील टू नोवेल्टी, क्योंकि वो नया है इसलिए उसके पीछे भागना। एग्जाम्पल, एक नया एआई टूल ले लेना, एक्सपेक्टिंग ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस गेन, कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाए जैसे हमने उस नए टूल को बाई करने, तो ये अपील टू नोवेल्टी। नेक्स्ट है अपील टू इमोशन, अपने फीलिंग्स पे रहना हमेशा, सिंपैथी, कि मैं कितना प्रेरणा, मैं लोगों को देख करके कितना, मतलब सिंपैथी का मतलब वही होता है ना, लोगों को देख करके उनकी दुखों को पहचानना, ये सिंपैथी हुई, राइट। तो सिंपैथी के पीछे, प्राइड के पीछे, मैं कितना अच्छा काम करता हूँ तो मेरे को ही काम मिलना चाहिए। लॉयल्टी, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, मुझे भी साथ दो। या फिर फियर, ये तो अथॉरिटी फिगर है, ये मुझे कभी भी हटा सकता है, ना कि डेटा। जैसे किसी भी फेलिंग इंसेंटिव को कैंसिल करने से डरना, क्योंकि लोगों ने बहुत काम करा है, जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। इसमें आप सिंपैथी रख रहे हो, अरे मेरी टीम ने बहुत काम करा है तो उन्हें नहीं निकालना चाहिए, मतलब उन्हें नहीं, मतलब इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहिए। पर अगर वो प्रोजेक्ट चले ही नहीं, वो कभी कंप्लीट ही ना हो पाए, तो फायदा क्या उस हार्ड वर्क का, राइट। और नेक्स्ट हमारा संक कॉस्ट फैलेसी, जस्टिफाइंग फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन अ फेलिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन पास्ट इन्वेस्टमेंट रेदर देन आरओआई पोटेंशियल। हमारा आरओआई कह रहा है कि ये प्रोडक्ट फेल होगा, बट हम फर्दर एक्सपेंडिचर करते रहते हैं उस फेलिंग प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमने उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो इससे भागना क्यों, राइट। ये था हमारा इररेलेवेंट वैलिडेशन फैलेसीज। ओके, अब आता है हमारा ऑल इन वन टेबल। इस टेबल में सब कुछ है, ऑल इन वन। ओके, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में। ओके, इसी के साथ हमारे लॉजिकल फैलेसिस खत्म हो जाते हैं। लॉजिकल फैलेसिस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। किसी भी आर्गुमेंट या स्ट्रेटजीज को देखना है कि क्या वो लॉजिकल फैलेसी है, तो ये 6 सवाल करने चाहिए। सबसे पहले एविडेंस चेक करने के लिए, क्या कोई फैक्चुअल एविडेंस है जो इस क्लेम को सपोर्ट करता है। कॉजन को चेक करना, क्या जो डेटा है वो सही है, क्या वो सही में इससे कोरिलेट करता भी है। डेटा को चेक करना, कॉजन का मतलब कोरिलेशन, कि क्या वो डेटा इसके लिए रेलेवेंट भी है, राइट। देन डेटा चेक, क्या जो सैंपल साइज हमने लिया है वो कंक्लूजन के लिए सफिशिएंट भी है। ये आपने केवल 4 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने कहते हाँ अभी काम नहीं हो सकता, नहीं, 40 लोग से पूछना पड़ता है कि उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए या फिर नहीं। इंसेंटिव को चेक करना, आखिर क्या बेनिफिट मिल रहा है अगर मैं इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करूं। अगर मैं मान लूं कि मुझे प्रोडक्ट नहीं बनाना है, इसके क्या बेनिफिट्स है। देन अल्टरनेटिव चेक, क्या कोई अलग एक्सप्लेनेशन है इस रिजल्ट का। काउंटर एग्जांपल चेक, क्या कोई काउंटर एग्जांपल है जो इस लॉजिक को टेस्ट कर सकता है, मतलब कोई काउंटर डेटा है हमारे पास जो इस लॉजिकल फैलेसीज को दूर कर सकता है, वो हमारा काउंटर एग्जांपल चेक। तो हमने यहाँ लॉजिकल फैलेसिस को डिटेक्ट करना देख। फिर आता हमारे पास थिंकिंग फ्रेम। थिंकिंग फ्रेम क्या, थिंकिंग फ्रेम मतलब मेंटल शॉर्टकट्स, मेंटल लेंस, कि आखिर एक इंसान कैसे चीजों को देखता है, कैसे मीनिंग को इंटरप्रेट करता है, सबके लिए अलग होता है ना। तो वही है उसका थिंकिंग फ्रेम। इसके कोर फंक्शन क्या होते हैं। एक फ्रेम 3 फाउंडेशन क्वेश्चन को करता, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे या हमें क्या करना चाहिए। तो थिंकिंग फ्रेम इन 3 क्वेश्चन को आंसर करता है। सबका अलग अलग होता है। मैनेजर्स को कभी कभी पता ही नहीं होता कि आखिर कौन से मेंटल फ्रेम्स के द्वारा वो रियलिटी को व्यू कर रहे हैं। फ्रेम फिल्टर करता है हम क्या देखेंगे, क्या चीज को एक्चुअली अटेंशन देंगे, क्या चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, और कौन सी चीज है जिसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेम क्या है, सिलेक्टिव फिल्टरिंग, ये हमें डिटेल्स को कैप्चर करने में मदद करता है, जो डिटेल्स हम समझ सकते हैं, और उन डिटेल को एक्सक्लूड करता है जो हमें नहीं दिखता। जैसे पिक्चर फ्रेम है प्लेस इन फ्रंट ऑफ वास्ट लैंडस्केप, तो उसके पीछे कुछ स्केप छुप जाएगा, राइट, उस मेंटल फ्रेम के पीछे। एक फ्रेम में जितनी देर तक जितना फोटो देख सकता है उतना ही दिखेगा ना, बाकी फोटो तो कट हो जाएगी। सेल्फ कंटेन एंड कंप्लीट, इनसाइड अ स्पेसिफिक फ्रेम, एक फ्रेम के अंदर जो लॉजिक है वो ऐसा दिखता है कि वो ऐसा ही है अपने ऊपर, और वो हमेशा वैसा ही आने वाला। डोमेन एंड फंक्शनल बायस की तरफ ले जाता है ये फ्रेम। ट्रेनिंग, करियर बैकग्राउंड एंड ऑर्गेनाइजेशन रोल जो है वो एक इंडिविजुअल के डिफॉल्ट फ्रेमिंग को
शेप करता है कि आखिर एक इंडिविजुअल कैसा सोचेगा, ये उसके ट्रेनिंग के, उसके करियर बैकग्राउंड पे और उसके ऑर्गेनाइजेशन रोल पे ज़्यादा शेप करता है उसे। कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट फ्रेम, जैसे यहाँ पर एक फ्रेम के एग्जांपल्स हैं। जैसे कस्टमर एक्सचेंज में फ्रेम 1 कहता है ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज, फ्रेम बी कहता है ऑनगोइंग रिलेशनशिप है ये तो। फ्रेम मेरे को लगता है कि अगर कस्टमर कंप्लेन, लीगल लाइबिलिटी या थ्रेट है, इसमें कहता है फ्री इंफॉर्मेंट, अर्ली वार्निंग साइन। मतलब फ्रेम ए है वो थोड़ा नेगेटिव है, फ्रेम बी थोड़ा पॉजिटिव है, और ये उसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह। तो इसको यू कैन रीड इट, बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द फ्रेम इज, सो या दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर इट। ओके, सो वी विल स्किप इट। उसके बाद आता है रैशनल थॉट। रैशनल थॉट क्या होता है? सिस्टमैटिकली एबिलिटी टू एग्जामिन एविडेंस, एविडेंस को एग्जाम करना, अपने अजम्पशंस को या किसी और के अजम्पशन को टेस्ट करना, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन बनाना, जजमेंट को रियलिटी के साथ मिला करके रखना, मतलब एविडेंस को चेक करना। अजम्पशन मतलब जो भी हम सोच रहे हैं, क्या हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो सही है या फिर ऐसे ही कि लॉजिकल फैलेसीज में सोच रहे हैं। एक्सप्लेनेशन या अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को बनाना या फिर जजमेंट को रियलिटी के ज्यादा पास रखना, ये रैशनल थॉट आता है। जजमेंट, फिर बिजनेस में रैशनैलिटी का केवल ये मतलब नहीं होता कि वो एक पर्सनालिटी ट्रेट, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस है जो डिसिप्लिन के द्वारा डिजाइन करी जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5 एनिमीज ऑफ रैशनल थॉट। इसका पहला एनिमी हमारा रैशनल थॉट का है सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन का मतलब खुद को कन्विंस कर लेना कि कोई चीज सच है क्योंकि वो सच सुनने में अच्छा लगता है, राइट। सेल्फ डिसेप्शन और लाइंग में क्या फर्क होता है? लाइंग होता है सच को दूसरों से छुपाना, सेल्फ डिसेप्शन होता है सच को खुद से छुपाना, ताकि हम अपने स्ट्रेटेजी फेलियर से बच पाए, हम प्रोडक्ट को रीडिजाइन ना कर पाए, ना करें, या फिर बैड इन्वेस्टमेंट हमने जो करी है उससे बच पाए। इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रेजेस सुनना, हमारे कस्टमर तो हमें कभी छोड़ेंगे ही नहीं, डिस्ट्रप्शन इज जस्ट अ फैक्ट, प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूशन में है ना कि स्ट्रेटजी में। ये सारे साइन होते हैं सेल्फ डिसेप्शन के, जहां हम सोचते हैं कि हमने जो सोचा वो सच, बाकी सब झूठ। इसके रेमेडीज हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग सेट करना, कस्टमर लॉस एनालिसिस करना, प्री मॉर्टम एनालिसिस जो कि हमने पढ़ा भी, रेड टीमिंग बनाना, डिसीजन जर्नल्स लिखना, ताकि ओरिजिनल एजम्पशंस को लॉक करके रखा जा सके और देखा जाए कि कौन से चीजों से सेल्फ डिसेप्शन आ रहा है। नेक्स्ट एनिमी है रैशनल थॉट का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब सिस्टमैटिकली इरेशनल एग्जैगरेटेड, मतलब किसी भी चीज को ज्यादा एग्जैगरेटेड या इरेशनली दिखाया जाए, जैसे कैटोस्ट्रेफिक, कैटोस्ट्रेफाइजिंग, किसी भी आउटकम का हमेशा वर्स्ट सोचना कि अगर हमने प्राइजेस हटा दिए तो ब्रांड तो खत्म हो जाएगा, किसी भी बात को ओवरली जनरलाइज कर देना, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाला, जैसे एक फेल लॉन्च के कारण हम तो इनोवेशन में ही खराब, राइट। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, किसी भी सिचुएशन को ऐसे बाइनरीज में सोचना, या तो ये होगा या तो वो होगा, आइदर वी फुल्ली ऑटोमेट और बिकम obsolete, राइट। या तो हम ऑटोमेट कर लेंगे या तो हम रहेंगे नहीं, हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी, ये सोचना ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में आता है। फिर है पर्सनलाइजेशन, सभी सिस्टम फेलियर्स को सिंगल पर्सन या सिंगल ग्रुप को दे देना कि सेल खराब हुई क्योंकि मार्केटिंग फेल कर गई, ये एक पर्सनलाइजेशन है। एक छोटी सी या फिर एक बड़ी सी मिस्टेक को एक छोटे से पर्सन पे या एक छोटे से ग्रुप पे लगा देना। मेंटल फिल्टरिंग, केवल उन्हीं नेगेटिव या पॉजिटिव डेटा पे फोकस करना जो हमें पसंद है, बाकी सबको इग्नोर कर देना, ये भी रैशनल थॉट में रुकावट लाता है। इमोशनल रीजनिंग, फीलिंग्स को डेटा के ऊपर रखना, मैंने सोचा ये सही है तो ये सही होगा, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की भाषा है। इसकी रेमेडीज क्या होती है? स्ट्रक्चरली चीजों को डायग्नोस करना, एक क्वेश्चंस बनाना किसी भी प्रोजेक्ट को डायग्नोस करने के लिए, फैक्ट्स को इंटरप्रिटेशन से अलग करना, कम से कम 3 से 4
और एक्सप्रेशन बनाना कि ये आउटकम भी आ सकता है। एक्सट्रीम लैंग्वेज को बैन कर देना, ऑलवेज, नेवर, एवरीवन या इम्पॉसिबल जैसे शब्दों का यूज ही नहीं करना, ये चीजें कॉग्निटिव डिस्टोर्शन से बचाती है। उसके बाद आता है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक एक डिजायर रखना ग्रुप हार्मनी का या लॉयल्टी का, जिससे क्रिटिकल या ऑनेस्ट डिसेंट यानी ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो दब जाए। इसमें इल्यूजन ऑफ अनएमिनिटी होता है, यानी साइलेंस को कंप्लीट एग्रीमेंट मान लिया जाता है। सेल्फ सेंसरशिप होता है, लोग खुद से अपनी बातों को सेंसरशिप करते हैं, अपने डाउट्स को सप्रेस करते हैं ताकि उनको नॉन टीम प्लेयर ना कहा जाए। इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, पास्ट सक्सेस को देख करके ये सोचना आगे भी सक्सेस मिलेगा। स्टीरियोटाइपिंग आउटसाइडर, डिसएम्सनिंग, डिसमिसिंग एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, कंसल्टेंट डोंट अंडरस्टैंड आवर बिजनेस, इस तरह की बातें करना कि कोई हमारा बिजनेस तो समझ ही नहीं सकता है तो वो बुरा ही कहे। राइट। इसकी रेमेडीज हैं डिजाइन डिसेंटेंट, कि डिसेंटेंट बना करके रखना जो आपकी हमेशा बुराई करे, मतलब आपके प्रोडक्ट डेविल एडवोकेट रखना अपने पास। सेम वर्क, एनोनिमस पोलिंग करवाना ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो नॉन टीम प्लेयर बन सकते हैं। जूनियर टीम मेंबर्स को पहले स्पीक करने को देना। राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ओबीडियंस टू अथॉरिटी। ओबीडियंस टू अथॉरिटी जो कि हमने पढ़ा भी कि अथॉरिटिवली हम क्या करते हैं, जजमेंट्स या वगैरह को मान लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट। अथॉरिटी का जरूरी नहीं कि उसकी चीजें हमेशा सही हो, कभी कभी टीम मेंबर को ये समझना चाहिए कि अथॉरिटी के अंदर भी कोई इंटरनल कंसर्न या हो सकते हैं, डायरेक्टिव्स उसके सही नहीं हो सकते। तो अगर टीम मेंबर्स के पास इंटरनल कंसर्न्स भी हैं तो भी उसे होल्ड बैक करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कल्चर है ओबीडियंस टू अथॉरिटी का। इसकी रेमेडीज क्या है? अथॉरिटी न्यूट्रल डिसीजन प्रोसेस करना, लीडर्स को हमेशा अपना प्रेफरेंस लास्ट में बोलना, अजम्पशन सीट बनाना किसी भी प्रपोजल के लिए, एनोनिमस वोटिंग। ओके, तो ग्रुप थिंक जैसा ही है वो। नेक्स्ट आता है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट आई थिंक बिगेस्ट एनिमी है रैशनल थॉट के लिए। ये बिलीव कर लेना इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी और टैलेंट कभी बदला नहीं जा सकता, ये एक फिक्स माइंडसेट होता है। फिक्स वर्सेस ग्रोथ पोस्चर में लोग कैसे बात करते हैं, अगर उन्हें फेलियर मिला जाए तो फिक्स्ड वाला कहेगा हम सही नहीं है, ग्रोथ वाला कहेगा अच्छा क्या क्या चीजें हैं जो मेरे में मिसिंग है जिसे मैं सही कर सकता हूँ। क्रिटिसिज्म में क्या होगा, फिक्स वाला कहेगा तुमने मेरी बुराई कर दी, ग्रोथ वाला कहेगा अच्छा तो मुझे ये चीजें सही करनी है। कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखता है, फिक्स कहता है अरे यार वो तो अच्छा कर गए, वो लोग ही लकी है। ग्रोथ कहेगा वो लोग ने कैसे अच्छा करा। रेमेडीज क्या है, हमेशा अपने एक्शन के बाद रिव्यू करना, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में जानना, मेंटर से अपने परफॉर्मेंस का रिव्यू लेना, फेलियर की एनालिसिस करना बिना पर्सनल ब्लेम लिए, और अपने असाइनमेंट को स्ट्रेच करना। उसके बाद ये एक टेबल आता है जिसमें ये सारी चीजों को एक समरी के रूप में दिखाया गया है। फिर है हमारा रैशनल डिसीजन मेकिंग की चेकलिस्ट। सबसे पहला चेकलिस्ट है किसी भी डिसीजन में ये देखना ईगो वर्सेस एविडेंस, क्या एविडेंस ने को हमने ऊपर रखा है अपने इंटरनल कंफर्ट या ईगो से। इंक्वायरी वर्सेस सर्टेनिटी, क्या अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन जो है वो टेस्ट करा गया है। डिसेंटेड वर्सेस कंसेंसस, क्या जेन्युइन डिसेंटेंट इंकरेज करा गया था कंसेंसस को डिक्लेयर करने से पहले, मतलब डेटा को बनाने से पहले। लर्निंग वर्सेस डिफेंसिवनेस, क्या फेलियर को एक डायग्नोस्टिक डेटा की तरह देखा जाता है, मतलब ऐसी चीजों से सही करा जाए, या फिर ये जिसको छुपा के रखना चाहिए। रियलिटी वर्सेस नैरेटिव, क्या स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन वेरीफाइड, क्या मार्केट रियलिटी पे हमारी स्ट्रेटेजी बेस्ड है या फिर वो एक कंफर्टिंग इंटरनल स्टोरी है। राइट, ये चीज है। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इतने ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, रैशनल थॉट के बाद जोहारी विंडोज आती है। जोहारी विंडो क्या है? जोहारी विंडो एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जिसे 1955 में जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंग गैमन ने बनाया था। ये इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है और उनकी सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रुप डायनेमिक्स को इम्प्रूव करता है। जोहारी विंडो में क्या होता है, हम जोहारी विंडो में 4 चीजों को लिखते हैं। पहला है अरीना, ओपन,
ये नोन टू अदर्स है, नोन टू सेल्फ, दोनों को पता है कि ये हमारा एरिना है। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट, ये हमें नहीं पता होता बट बाहर वालों को पता होता है कि हमारे क्या ब्लाइंड स्पॉट है, इसका वो फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आता है फसाड। फसाड यानी हिडन, हमसे हिडन है, मतलब लोगों से हिडन है और हमें पता है। उसके बाद आता है अननोन, जो हमें नहीं पता ना लोगों को पता है, ये हिडन टैलेंट्स वगैरह को कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकता है जुहारी लोकेशन में? जैसे कंफर्मेशन बायस को हम ब्लाइंड एरिया में रखेंगे, सीईओ केवल वो देखता है जो उसे पसंद है, तो इसलिए वो से रेमेडी उसकी वो है कि वो डिसकन्फर्मिंग एविडेंस को सीक करे। ओवर कॉन्फिडेंस को भी ब्लाइंड एरिया में रखेंगे। फाउंडर जो है मार्केट की रेडीनेस को ओवर एस्टिमेट करता आ रहा है, उसकी रेमेडी है वो बेस रेट एनालिसिस करे। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें अपना रिवीजन अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो गुड बाय दोस्तों।